नमस्कार। प्राइम टाइम में आज असहनशीलता का मुद्दा, ये वो ताना है जो केंद्र सरकार पर लगातार लगाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये सुनियोजित नीति के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, तो कांग्रेस का कहना है कि सुनियोजित तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। तो इस विवाद के एक तरफ राजनीतिक वर्ग है तो दूसरी तरफ बुद्धिजीवी। एक तरफ नेताओं के बयान से ये तूल पकड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ लेखकों, वैज्ञानिकों और विचारकों के इस्तीफे से खलबली है। राजनीतिक माहौल की अगर हम करें तो आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपने नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन तक विरोध में मार्च किया। कल वे राष्ट्रपति से मिलने भी पहुंची हुई थी। सोनिया गांधी ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री की खामोशी ये दर्शाती है कि घटनाओं से उनकी सहमति है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में मंत्री बच्चों की तुलना पशु से करते हैं। एक आदमी को मार दिया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, जबकि राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर बोलते हैं। पीएम और वित्त मंत्री को सब ठीक लग रहा है। ये माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस मार्च से ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए वार किया है कि गांधी परिवार पर हो रही जांच कांग्रेस सहन नहीं कर पा रही। ये कांग्रेस की जांच पर असहनशीलता है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के व्यापारिक लेन देन और सौदों पर सवाल उठाए हैं। बहरहाल सरकार की जवाबदेही बनी हुई है। पूर्व एनडीए सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी का कहना है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक कारणों से असहनशीलता के मामलों पर चुप हैं, क्योंकि इससे बिहार चुनावों में फायदा होगा। लेकिन आज ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर कहा है कि वे सांप्रदायिक नहीं है, वे सबका साथ और सबका विकास की राह पर चलना चाहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जल्द ही अपनी पार्टी में उल्टे सीधे बयान देने वाले नेताओं को हाशिए पर डाल देंगे। बात सम्मान वापसी की करें तो आज उत्तराखंड से इतिहासकार और हिमालय के गहरे जानकार शेखर पाठक ने भी अपना पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। हिमालय पर उनके लेखों की साहित्यकार रामचंद्र गुहा तक ने तारीफ कर लेख लिखे हैं। तो शेखर पाठक का कहना है कि कलबुर्गी, दादरी, कुलकर्णी मामले भारत की छवि पर दाग है। जो सम्मान लौटा रहे हैं उनका मखौल उड़ाती है सरकार। तो वहीं आज आईसीएचआर प्रमुख सुदर्शन राव का कहना है कि साहित्यकारों का विरोध गैर पेशेवर है और अनुचित है। आज ही आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य के एक लेख छपा है जिसके अनुसार जेएनयू राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा है। इस पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि जेएनयू का 40 साल से देश में योगदान रहा है। आज एक संपादकीय में येचुरी का कहना है कि जो किनारे के समूह हैं वो सरकार पर हावी हो रहे हैं। फिल्मकार कमल हासन का कहना है कि सम्मान वापसी से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे सिर्फ सरकार का अपमान आप कर सकते हैं। इससे लोगों का ध्यान जरूर जाएगा, लेकिन तरीके और हो सकते हैं। कमल हासन का कहना है कि अगर असहिष्णुता की बात की जाए तो वो भावना आज ही पैदा नहीं हुई, पहले भी रही है, वरना पाकिस्तान नहीं बनता। कल ही शाहरुख खान ने एनडीटीवी से कहा था कि देश में असहनशीलता बढ़ रही है और अब से कुछ देर पहले बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में शाहरुख पर हमला किया है। शाहरुख खान रहते भारत में हैं पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। हालांकि इसके तुरंत बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने विजयवर्गीय के बयान को निंदनीय बताया। तो प्राइम टाइम में आज असहनशीलता पर क्या हो रही है राजनीति, या वाकई गंभीर समस्या है हमारे देश के सामने। तो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सचिन पायलट, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी। शेखर पाठक हिमालयविद हैं। हिलाल अहमद, सीनियर फेलो सीएसडीएस। संतोष देसाई लेखक है हमारे साथ स्टूडियो में, और संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शेखर पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हैं। सर, आपने भी अपना सम्मान लौटा दिया है, फेरिस्त एक कदम और लंबी हो गई है। किस तरह से लें इसे, क्या दर्द है जो आपने इसे लौटाया? दरअसल मैं तो हूँ अदना सा आदमी, हिमालय में हूँ। मैं राजधानियों का वाच नहीं हूँ आपकी तरह जो रोज रोज दिखाई देते हैं आपके पास। लेकिन ये देश मेरा भी है और दिल्ली वालों से कम नहीं है।
जो राजनीति कर रहे हैं इस देश में उनसे भी कम नहीं है ये मेरा देश। इसने मुझे बचाया है। मेरी धमनियों में वो खून है जो इस मिट्टी से बना है। इसके हजारों साल के इतिहास पर मुझे गौरव है। मैं हाल में यहाँ था नहीं और खबर सुन रहा था, और जब लौटा तो मैंने देखा कि विरोध तो पहले भी होते रहे, लेकिन जो गोलियां आप जाके मार देते हैं और फिर गोलियां मारने के बाद उसका सेलिब्रेशन करते हैं, ये पराकाष्ठा थी एक तरीके से हिंसा की भी, असहिष्णुता की भी, और एक दूसरे को न सुनने की, न समझने की, जो हिंदुस्तान में नहीं होता रहा है। हिंदुस्तान में सदा से प्रतिपक्ष रहा है। कोई एक बात मान ली जाए, ये हिंदुस्तान में संभव नहीं है। यही तो हमारी ताकत थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रातों रात असहिष्णुता पैदा हो गई। असहिष्णुता हम में थी। हमारे भीतर एक सामंत्य रहता है, हम सबके भीतर रहता है। जो अभी राजनीति कर रहे हैं उनके भीतर भी रहता होगा। लेकिन जब साहित्यकारों ने अपने सम्मान लौटाने शुरू किए तो उनकी भी मजाक उड़ाए गए। ये कांग्रेस के एजेंट हैं, ये फलाने के लेफ्ट के एजेंट हैं। इनके दिमाग में ये नहीं आता है कि इस देश में कोई स्वतंत्र चेता लोग भी हैं जो अपनी तरीके से सोचते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों, संगठनों के गुलाम नहीं हैं। ऐसे लोगों की कल्पना ये नहीं कर रहे। जब साहित्यकारों का भी मखौल उड़ाया गया, वैज्ञानिकों का मखौल उड़ाया गया, इतिहासकारों का मखौल उड़ाया गया, तो इस पद्मश्री को रख के मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और सामान नहीं है। मैं गंडासा लेके तो मारने जा नहीं सकता किसी को, मैं बंदूक तो लेके जा नहीं सकता, मैं लड़ाई तो कर नहीं सकता, मैं गाली गलौज तो कर नहीं सकता। मैं तो फेसबुक में भी नहीं हूं कि वहां कोई गाली गलौज करूं, जिसके कि ये पेशेवर आजकल कर रहे हैं। मेरे पास एक अदना सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के समाज की ओर से दिया गया पद्मश्री था, पता नहीं क्यों मुझे दिया गया। मैंने कहा मैं उसको लौटाता हूँ। इतना सा मेरा दर्द है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये विविधताओं भरा हुआ देश है। ये बहुत सारी संस्कृतियों का देश है, बहुत सारी भाषाओं का देश है, बहुत सारे भूगर्भ और भूगोलों का देश है, समंदर से लेके रेगिस्तान से लेके हिमालय तक। इसको अगर एकल बनाएंगे, अगर इसको मोनोकल्चर बनाएंगे, वो ये देश नहीं है। सर, आपके सम्मान लौटाने से क्या हासिल होगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपको लग रहा है? देखिए, ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे लौटाने से सिर्फ इतना होगा, पहली बार मेरे भीतर जो अपराध बोध है, मैं अपने साहित्यकारों, कलबर्गी का जब मर्डर हुआ उसके बाद क्या साहित्य अकादमी एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं निकाल सकता था कि हमारा एक साहित्यकार मारा गया, हम उसको कंडेम करते हैं? इतनी सी बात थी जिस पर साहित्यकारों ने विरोध किया है। मैं साहित्यकार भी नहीं हूं और मुझे साहित्य अकादमी ने कोई अवार्ड नहीं दिया है। उसके बाद जब बोलना शुरू किया, उसके बाद साहित्यकारों का जिस तरीके से मखौल उड़ाया गया, ये धूर्तता की पराकाष्ठा थी। यहाँ पे संगीत रागी हमारे साथ है। सर, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। पाठक जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि जब 2012 में आसाम के दंगे में इतने सारे मुस्लिम मारे गए थे, जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगों में मारे गए थे, तब आपकी अंतरात्मा की आवाज कहां थी? मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल। कश्मीर के अंदर 3 लाख जान चुके हैं ये बातें। संगीत, एक ये कोई नई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और पता नहीं रागी जी को मैं आपको जानता नहीं हूँ। हम उत्तराखंड के लोग मुजफ्फरनगर में एक ऑलरेडी कांड झेल चुके हैं 1994 में, जब हमारी सत्ता ने हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया था। आप दिल्ली वाले कोई बोले थे? आप भी नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज तब क्यों नहीं आई थी? आप आरएसएस वाले कोई बोले थे? आप सपा वाले कोई बोले थे? हम हर जगह बोल रहे हैं, कश्मीर के से लेके आसाम तक के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम आपकी तरह दिल्ली में बसे हुए नहीं हैं कि चैनलों के हाथ आ जाएं। जब केरल के अंदर हाथ काट लिए जाते हैं, होता है, हम अपनी कोशिश पर बोलते हैं। जब केरल के अंदर एक प्रोफेसर का हाथ काट लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो प्रॉफिट को लेकर के कोई अपनी एक टिप्पणी करता है प्रश्न पत्र में। ठीक है, एक ये पहलू है हमारे साहित्यकारों का जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता को लेकर विरोध हुआ और हम करते हैं। जी सर, एक इसका राजनीतिक पहलू भी है। हमारे साथ सचिन पायलट मौजूद है कांग्रेस के। सचिन, इतनी देर से कांग्रेस जागी, आज जाके विरोध प्रदर्शन, इतने दिनों के बाद क्यों इतनी देर लगी कांग्रेस को इस विरोध प्रदर्शन के लिए? अगर हम लोग पहले इसको बोलते तो बोलते कि छोटी सी बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। हकीकत ये है कि आज देश में जो माहौल निर्मित हुआ है, इतने सारे
इतिहासकार, फिल्म निर्माता, वैज्ञानिक, जानकार लोग अगर अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं तो बजाय इसके कि उसका संज्ञान लेकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए, ये कहा जा रहा है कि सारे ही एक विचारधारा से बने हुए हैं, ये सारे कांग्रेस के एजेंट हैं। अब कांग्रेस को आप इतना क्रेडिट दे रहे हैं कि हमारे कहने से 100-200 लोग अपना पुरस्कार वापस कर देंगे, तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। दूसरी बात, अगर ये सब लोग बीजेपी के विरोधी होते हैं तो वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उस समय किसी ने अपना पुरस्कार वापस नहीं लौटाया। और बात इनकी भी नहीं है, बात यह है कि देश भर में अलग अलग जो हादसे हो रहे हैं, पहले भी हुए थे और मैं जानता हूं आगे भी होंगे, लेकिन जिस प्रकार सरकार मौन व्रत करके धारण बैठी है और अपनी परछाई में उन सारी ताकतों को और मजबूती बल दे रही है कि इस प्रकार की बातें करो, वो बहुत चिंता का विषय है। और जब तक इतने बड़े मुल्क के अंदर हम अलग अलग जाति, संप्रदाय, समाज, भाषा के लोगों को एकजुट नहीं रखेंगे, ये संकल्प कौन देता है? ये केंद्र में बैठी वाली ताकत देती है। अगर वो चुप बैठी रहे, इनके मंत्री और सांसद ऐसी बातें बोलते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी किसी की मीट की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी घर वापसी की बात करते हैं, क्या हुआ उस काले धन का, खाद का, बीज का, पानी का, बिजली का, नौकरी का, नौजवान का, किसान का, वो बातें गौण हो गई हैं। तो किस दिशा में देश जा रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी चिंतित है। हम विपक्ष की पार्टी हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? बिल्कुल। संबित, ये सवाल क्या सरकार के सामने है कि भाई प्रतिपक्ष की तो हमेशा, जिस तरह से शेखर जी ने कहा, भूमिका रही थी हमेशा से, कांग्रेस ये कह रही है कि क्या हुआ उन वादों का, उनको तो आप भूल गए। तमाम अब ऐसे मसले सामने लाए जा रहे हैं, एक सुनियोजित तरीके से कहा जा रहा है, कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस अध्यक्षा का कहना है कि एक माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इससे पहले कि मैं साहित्यकारों और अवार्ड वापस के ऊपर आऊं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, दो बेसिक फिलॉसफी यहां समझने की बात है। कांग्रेस कभी भी सत्ता से दूर रह नहीं सकती है। सत्ता और कांग्रेस का ऐसा एक सांठगांठ है कि दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अगर कभी वो सत्ताच्युत हो जाती है तो मैं बार बार हर दिन कहता हूं, कांग्रेस की हालत वैसी ही हो जाती है जैसे जल बिन मछली, वो तड़पन दिखने लगता है। तो किसी तरह भी कांग्रेस एक माहौल बनाने का प्रयास करती है कि बस अब सत्ता छोड़ो, गद्दी छोड़ो और हमें बैठाओ वहां पे, क्योंकि हम ही इस गद्दी के लायक हैं, हम ही देश संभाल सकते हैं, बाकी और कोई आइडियोलॉजी और कोई विचारधारा संभाल नहीं सकती है। एक तो कांग्रेस का यह पहलू है। दूसरा पहलू कांग्रेस का यह है, कांग्रेस को जो सत्ता का प्यार है वो एक भ्रष्टाचार के से जुड़ा हुआ तंत्र है। बहुत मात्रा में भ्रष्टाचार करना, उस पैसे को चैनलाइज करके विभिन्न जगह भेजना, यह एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का रहता है। इसलिए सत्ता उनको बहुत अनिवार्य है। सत्ता से दूर होते ही वो इस प्रकार का मार्च इत्यादि करते रहते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ये नवंबर के महीने में जो मार्च आ रहा है, ये क्यों मार्च हो रहा है? 2014 के मई में जो मैंडेट मिला वो सबसे बड़ा इंटॉलरेंस का कारण बना हुआ है। उसको पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये मार्च भी हो रहा है। लेकिन इस बात को तो 18 महीने हो गए। क्या ये जो 44 सीटों वाली पार्टी है, उसके साथ नारायण मूर्ति, रघुराम राजन गवर्नर, शाहरुख खान, किरण मजूमदार शॉ, इतने सारे लोग आ जाते हैं, एक तरह से इतने साहित्यकार आ जाते हैं, इतने लेखक आ जाते हैं, ये 44 सीटों वाली पार्टी है, कैसे इतनी शक्ति मिल गई कांग्रेस को? जायज है आपका ये, निधि जी, ये सवाल आपका बहुत जायज है। अब देखिए, हम सभी को एक ब्रश में पेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बहुत बड़ा चंक है जो आइडियोलॉजिकल वॉर कर रहा है और कांग्रेस के सिंपथाइजर्स भी है, मगर ऐसा नहीं है कि सभी हैं। इसमें कुछ मिसलेड हैं और कुछ मिसलीड करने वाले हैं। अब देखिए, जहां तक रघुराम राजन जी का सवाल है, रघुराम राजन जी के सेंटेंस का हमने बहुत स्वागत भी किया, मैंने खुद स्वागत किया। मैंने कहा ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, टॉलरेंस और ग्रोथ एक साथ होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तभी तो रघुराम राजन जी ने खुद कहा था, जब उन्होंने रेपो रेट कट किया, हम लोग सब सोच रहे थे 25 पॉइंट ही कट करेंगे, उन्होंने 50 पॉइंट कट कर दिया और कहा कि देखिए, ये जो 50 पॉइंट कट हमने किया है रेपो रेट में, ये मत सोचिए कि मैं दिवाली का गिफ्ट या बोनांजा गिफ्ट दे रहा हूं। मैंने इसलिए कट किया क्योंकि मोदी जी की जो मेहनत है वो जमीन पे रंग ला रही है। एब्सोल्युटली फाइन पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड, वो उनके एग्जैक्ट शब्द थे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, इसलिए मैं रेपो रेट कट कर रहा हूं। तो आप बताइए खुद ही, उन्हीं के शब्दों के अनुसार हम सबसे टॉलरेंट हैं, तभी तो हम एक वर्ष में चाइना के आगे पहुंच गए ग्रोथ की स्टोरी में। वरना अगर टॉलरेंट नहीं होते तो बहुत पीछे चले जाते, चाइना के आगे कैसे चले जाते? इसलिए आज ये सवाल बन रहा है, इसलिए ये मसला चर्चा के, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति को पिछले 2-3 हफ्तों में 3 बार याद दिलाना पड़ रहा है ये मामला।
अक्टूबर 7 को, अक्टूबर 9 को, अक्टूबर 31 को राष्ट्रपति को बार बार सहनशीलता का मसला, उसके लिहाज में वाक्य दोहराने पड़ रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी और हिलाल आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, इस समय जो तमाम गतिविधियां ये हो रही हैं, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उस पे बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये एजेंडे के तहत किया जा रहा है, ये सुनियोजित है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि ये प्रोपेगेंडा जो है कांग्रेस के तरफ से एक तरह से किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने आज कहा है कि ये बीजेपी करवा रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कांग्रेस बीजेपी क्या कहते हैं उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका अपना एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत मायने रखता है इस देश में, और वो मुझे लगता है कि वो नैतिक और राजनीतिक दोनों है। मैं इस सवाल को नैतिक तौर पर नहीं ले रहा हूँ, इस सरकार से नैतिकता की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल मोरालिटी को हम कब का खो चुके हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आजकल पॉलिटिकल मोरालिटी जो है वो ढीठपन की मोरालिटी है, जो कि इस समाज से जुड़ी हुई है। पहली चीज़ है लोकतंत्र में आवाज़ उठाने की जो बात है। हमने एक सर्वे किया था अभी हाल फिलहाल में 2015 में ही उसके रिजल्ट आए हैं, और हमने एक सवाल पूछा था, ओपन एंडेड सवाल पूछा था कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं भारत में 6000 लोगों से। और सबसे बड़ा जवाब इस देश की जनता ने जो दिया था वो ये दिया था कि अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी, ये लोकतंत्र का मायना है। ये हमारे सर्वेक्षण से निकला हुआ एक तथ्य है। तो अगर आवाज़ उठाने की आज़ादी लोकतंत्र है तो उसका प्रचायक क्या होगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं है। नहीं, लोगों ने कहा कि आवाज उठाना जो है वो लोकतंत्र का अर्थ, भारत में लोकतंत्र है, इसका अर्थ जो है वो ये है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो आवाज उठाना, एक राजनीतिक अपना विरोध प्रकट करना भारतीय लोकतंत्र की मूल धारणा है। हाँ, उसके लिए मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये 3 सवाल बार बार संघ के लोग करते चले आ रहे हैं। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, संघ के जानकार यहां बैठे हैं, कि संघ ने 1978 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उस रेजोल्यूशन के अंदर यह कहा था कि विरोध जो है वो लोकतंत्र की बुनियाद है, और ऑथर्स, राइटर्स, जजेस ने इमरजेंसी के दौरान जो किया वो उससे ज्यादा बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। उसी वजह से इमरजेंसी हटी। आज वही संघ इनको एक राजनीतिक दल के तौर पर कन्वर्ट करना चाहता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए, कि ये जो बात है कि आप क्यों नहीं, अब अगर हम सिर्फ इस पर बात करने के लिए बात करें और मैं भी कोई उत्तेजक बात कह दूं तो इस पर बहुत लंबी बहस हो जाती है। लेकिन मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये बिल्कुल दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग लगता है कि पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया था कि मेरे बाप चोर है। आप ये बात मानिए, हिंद स्वराज पढ़िए, गांधी कहते हैं इतिहास में जो नहीं हुआ कभी भी वो आगे हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। ये एक, जब भी जो आंदोलन होते हैं, जब भी जो विरोध होते हैं, वो समय के अनुकूल होते हैं और उनके साथ ही उनका स्वरूप निकल कर आता है। अगर बुद्धिजीवी आज अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं तो समय इतना प्रतिकूल हो चुका है जहां पर कोई मुझे नहीं ये कहने में गुरेज है कि कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी दोबारा बिकना शुरू हो जाएगा। संबित, आप कुछ कह रहे थे जी? देखिए, वैसे तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि एक डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा मापदंड होता है वो मापदंड होता है आवाज उठाने की क्षमता। क्या मैं अपनी आवाज उठा पा रहा हूं या नहीं? सुबह 6 बजे आप टेलीविजन ऑन कर दीजिएगा तो कमेंट्री चल रहा होगा कि मोदी कितने फासिस्ट हैं, वो बड़े हिटलर हैं, और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग कितने बदमाश हैं, वो देश को कैसे गड्ढे में डाल रहे हैं। लेकिन संपित, मैं तो संघ की वो बात बता रहा हूं, संघ ने अपना रेजोल्यूशन पास किया है। इसी बात पर थोड़ा टॉलरेंट हो जाते हैं। मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करता। संबित, इसी बात पर मैं आपको एक चीज गिना दूं, फिर मैं संतोष जी के पास, मैं निधि जी पूरा कर लूं, 10 सेकंड का था, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। देखिए, अगर हम स्कॉलर्स की अपनी बात करें, 2007 में सिंगूर और नंदीग्राम हुआ था। हमारे तमाम लेखकों ने, क्योंकि हमारे जो आरोप ये लगता है बीजेपी सरकार की तरफ से कि भाई ये लेफ्टिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं, तो तब सीपीएम का विरोध किया था, और इसमें कई भाजपाई लेखक वगैरह नहीं थे। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें रोमिला थापड़ थी जिन्होंने विरोध किया था जो सिंदूर और नंदीग्राम में जो हो रहा था। इरफान हबीब थे, महाश्वेता देवी, सुनील गंगोपाध्याय, जय गोस्वामी, गुजरात में जिनके बाल खींचे गए थे मेधा पाटकर, बंगाल के राज्यपाल रहे गोपाल कृष्ण गांधी, फिल्मकार अपर्णा सेन, तपन सिन्हा, रंगकर्मी शावोली मित्र, गायक कबीर सुमन, ये फहरिस्त लंबी है। फिर मैं आपको एक और चीज कहना चाहती हूँ, जब इमरजेंसी हुई थी जो कांग्रेस ने लगाई थी, तब भी तमाम लेखकों ने इसका विरोध किया था।
तब यही लेखक थे जो आज खड़े हुए हैं आपके सामने, जिनको आप कांग्रेसी कह रहे हैं या लेफ्टिस्ट कह रहे हैं। इसमें मैं आपको नाम गिनाना चाहती हूँ। फणीश्वरनाथ रेणु, शिवराम कारंत रेणु, नागार्जुन, रघुवंश, हंसराज रहबर, गिरधर राठी, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जैसे लेखकों, कुमार प्रशांत जैसे गांधीवादी, कुलदीप नैयर जैसे पत्रकारों, अलग अलग लोग थे। सर, ये नाम मैं आपको इसलिए गिना रही हूं कि तमाम लोगों ने, हमारे देश में लेखकों, बुद्धिजीवियों ने जब अति हुई है तब आवाज उठाई है। सिर्फ ये बीजेपी के तरफ नहीं है या किसी प्रधानमंत्री को जिस तरह से विक्टिम कहा गया उनके प्रति नहीं है। जी, मैं उसका उत्तर देता हूं। और विजय आपने नाम लिया फणीश्वर रेणु जी का। फणीश्वर रेणु जी ने जब 1974 उस दशक में, याद है इमरजेंसी के समय जब उन्होंने वापस किया अवार्ड, तो पूरे हिंदुस्तान में एक उसकी सुगबुगाहट थी कि देखिए ये इतने बड़े साहित्यकार ने अपना जो है अवार्ड वापस किया। मगर आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मगर मैं सबका सम्मान करते हुए दुख के साथ कह रहा हूं कि इतने लोगों ने अवार्ड वापस किया मगर जमीन में उसका 1% भी सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि जमीन में जनता जान रही है कि क्या हो रहा है। और ये मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, आप देखिए, आपने इरफान हबीब का नाम लिया अभी। इरफान हबीब ने परसों एक स्टेटमेंट में अपने भाषण में कहा कि आईएसआईएस और आरएसएस के बीच कोई ज्यादा बौद्धिक फर्क नहीं है। आप देखिए, सुनिए, ये महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं निधि जी, सुनिए। आईएसआईएस और आरएसएस के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं है बौद्धिक स्तर पे। आप देखिए, जब तथाकथित रूप से इतना बड़ा इतिहासकार इस प्रकार का स्टेटमेंट करता है कि इंडिया और ईरान में कोई फर्क नहीं है, तो मुझे लगता है तवलीन सिंह जी ने जो कहा कि ऐसे इतिहासकारों को इतिहास लिखना तत्क्षणात बंद करना चाहिए, वरना वो खराब इतिहास लिख देंगे जो और समय को भटका देंगे। बयान है उसको सिर्फ निंदनीय कहने से क्या चला जाएगा, बताइए। कौन सा? कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है अभी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। किसने? मैं शाहरुख खान पर दिया है। उन्होंने कहा शाहरुख खान रहते भारत में पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती है पर उन्हें भारत असहिष्णु लगता है। इसका उत्तर देता हूं मैं, इसका उत्तर देता हूं। देखिए, आपको याद होगा जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ और इंस्पेक्टर महेश शर्मा को मार दिया गया, शहीद हुए तो आपको याद होगा उस समय जो आतंकवादी मरे थे उनको देखकर सोनिया जी कितनी परेशान हो गई थी और वो रोई थी। ऐसा सलमान खुर्शीद जो उस समय मंत्री थे उन्होंने खुद कहा था। जब सोनिया जी से पूछा गया तो आदरणीय सोनिया जी ने कहा कि नहीं, ये सलमान जी के बयान है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मंत्री के बयान का मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार दिग्विजय सिंह ने 26/11 के बाद कांग्रेस कि ये तो फिर वहां चले गए। आपसे आप सरकार में मेरे आवाज को मत दबाइए प्लीज। कांग्रेस तो सत्ता से चली गई आजादी है ना बोलने की। मैं तो, आपने सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर दे रहा था। प्लीज आपने विजयवर्गीय पे नहीं दिया ना, आप तो सीधे वहां पे चले गए। नहीं, मैं देखिए, मैं कहीं जा सकता हूँ, जनता डिसाइड करेगी मैं ठीक गया कि नहीं गया। आप लोग प्लीज मेरी आवाज को मत दबाइए, बोलने दीजिए। आपकी आवाज कौन दबा सकता है जब आप साक्षात रूप पे सामने मौजूद हैं? नहीं, मगर मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, एक तो बाटला हाउस वाला मैंने सुनाया, दिग्विजय सिंह ने 26/11 के बाद बोला ये पाकिस्तान ने थोड़ी किया है, ये तो आरएसएस ने किया है। वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, ठीक उसी प्रकार जैसे मणिशंकर अय्यर आज दे रहे हैं। मगर सोनिया जी और कांग्रेस से पूछेंगे तो कहेंगे ये उनका व्यक्तिगत मामला है बाबा, ये हमारा। सचिन पायलट, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जो कांग्रेस के समय में कुछ नेताओं ने बयानात दिए, क्या वो उस पर भारी पड़ते हैं? अब बीजेपी को देखिए मौका मिल रहा है। सचिन, 2006 में किसने क्या बोला, 1975 में किसने अवार्ड वापस किया, काहे को हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हमें बताइए कि इतने लोग आपको मणिशंकर अय्यर तो आज बोल रहे हैं, आज समित पात्रा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए बिल्कुल शांति से, संतोष रखिए। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार बनी, आपको मुबारक हो। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, नरेंद्र मोदी सिर्फ आपके नहीं हैं, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। क्या उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि 15 दिन तक आप चुप बैठे रहे? आप हर चीज पर अपनी टिप्पणी देते हैं, लेकिन देश में लोग क्या खा रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, किस भाषा को बोल रहे हैं, ये इतना जटिल समस्या बन गई है कि लोगों की जाने जा रही हैं। उसको पत्थरों से मार डाला, दलितों को जलाया जा रहा है, और आपके मंत्री क्या स्टेटमेंट देते हैं? ये तो बड़ा साधारण घटना है, तुलना जानवरों से करी जा रही है। ये इनसेंसिटिव नहीं है, ये एक कंप्लीट संवेदनशीलता है और सरकार का एक एरोगेंस है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम आप सत्ता, आपके पास मेजॉरिटी है लेकिन आपके पास मनमानी करने का अधिकार नहीं है। और हम अगर किसी को जाके बोलते हैं कि यार ये बात गलत है, अगर हम पूरा देश चिंतित है, ये चर्चा हो क्यों रही है? ये चर्चा आज क्यों हो रही है? ये चर्चा 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि आज एक असुरक्षा का माहौल बना है।
जो देश में अलग अलग हिस्से हैं वहां पर लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। और ये मत बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने शपथ ली संविधान की, पॉलिटिकल, मॉरल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है कि हर नागरिक को सम्मान दें, उसकी इज्जत दें, उसको सुरक्षा दें। अगर प्रपोज कर रहे हैं तो ठीक है। राष्ट्रपति शासन चाहते हैं क्या? आपने कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति शासन का भी प्रावधान बातें है। मत करिए। अगर कर्नाटक आप बोल दीजिए कि शाहरुख खान ने कल बोला गलत बोला है क्या? फेल हो गई है तो संबित आप बोल दीजिए विजय वर्गीय ने जो बोला ठीक बोला है क्या? नहीं, ठीक बोला सलमान खुर्शीद ने जो बोला था, दिग्विजय सिंह जी ने उन्होंने ठीक बोला है क्या? वो करेंगे तो आप भी करेंगे। सलमान खुर्शीद जी सरकार में नहीं है, छोड़ दीजिए। आपके मंत्री बोल रहे हैं, आप उसके समर्थन में है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं कि अभी मणिशंकर अय्यर आज जो आप जवाब नहीं देना बोल चाह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ इज अ डो, वो एक कबूतर है, शांतिप्रिय व्यक्ति है। संबित जी तो बहुत पुरानी बातें हो गई, सरकार में तो आप हैं। हाफिज सईद हीरो है, उसको हीरो बना रहे हैं मणिशंकर अय्यर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निधि जी एक मिनट, इस पे आपका क्या बयान है? बोलिए। आपने कहा कि कांग्रेस के शासन में सिखों पर दंगे हुए 84 के टाइम पर, ठीक है, 30 साल हो गए इस बात को, हम सबको उस बात का दुख है। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने सदन के पटल पर पार्लियामेंट में कहा कि मैं अपना सर झुकाता हूं शर्म से, मैं माफी मांगता हूं इस मुल्क के अंदर। अपना दिल बड़ा हो, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन इस प्रकार के जो जिद है, जो अहंकार है, वो गलत नेगेटिव मैसेज जाता है पूरे देश के अंदर। ठीक नहीं, यहाँ पे संतोष जी आप हमारे साथ मौजूद। संबित रुकिए, संबित आऊंगी। संतोष जी एक बार भी नहीं आए के बाद प्रधानमंत्री ने सर झुका के माफी मांग ली 20-25 साल के बाद। प्रधानमंत्री माफी मांगी, चलिए मानी तो प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी आज तक गुजरात के बारे में? एक रिक्वेस्ट आप दोनों से, प्रधानमंत्री ने बोला, संबित एक रिक्वेस्ट है आपसे। उन्होंने तुलना करी, गाड़ी में कोई संबित सचिन आपसे रिक्वेस्ट है, जानवर आ जाता है। संतोष जी आपने भी एक लेख लिखा है, परसेप्शन की जो बात है, क्या सिर्फ ये बिल्ड किया जा रहा है, मीडिया को भी ब्लेम किया जा रहा है कि आप इसे क्यों उठाते हैं? ट्विटर पे मैं देखती हूँ लोग कह रहे हैं कि क्यों आप इस मामले को इतना तूल दे रही हैं, लेकिन क्या ये इंटॉलरेंस बढ़ रहा है? अगर आप देखें कि किस तरह से, अगर आप देखें मीडिया का कवरेज क्यों होता है, तो जैसे मैंने लिखा था कि गवर्नमेंट के एक्शन से ज़्यादा जिस तरह से गवर्नमेंट और उसके जो बाकी संगठन हैं वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, इनटॉलरेंस का माहौल एक्चुअली रिएक्शन की वजह से। किसी ने आपत्ति, किसी ने अपना अवार्ड रिटर्न किया, उसे जिस तरह से आप सवाल पूछते हैं, अभी भी जैसे आपने देखा किस एक एग्रेशन है जिसमें एक रोष है, जिसमें आप उन्हें उस पर पर्सनल अटैक करते हैं। अब टॉलरेंस का क्या मतलब हुआ? ये हुआ कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म उसे आप नकार सकते हैं। बिल्कुल, वो आपका हक है, बिल्कुल हक बनता है ये कहना, या इग्नोर कर सकते हैं, कहते हैं कि आप चलिए आपने अवार्ड रिटर्न किया, कोई बात, मगर आप ये नहीं कर रहे। जहां भी कोई भी घटना जब घटती है, दादरी में जैसे घटी, तो आप आराम से कह सकते थे कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। 15 लोगों ने, ये जो एक तरह का एम्बिवेलेंस है कि आप उसे आप एक तरह से एक्सप्लॉइट भी करना चाहते हैं। ये जो आप ये पैटर्न आप इतनी बार अब हम देख चुके हैं कि हर बार कोई एक घटना घटती है और उस पे जो रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन की वजह से ये एक धारणा जो आ गई है आज कि यहां आजकल कुछ कहना, आप आज किसी से को भी कुछ कहना, ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता जब लोग कहते हैं कि इमरजेंसी जैसा वातावरण हो गया है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रही, ये मेरे ख्याल से सरासर गलत, बिल्कुल नहीं है, ये सरासर गलत है कि ये कहना, मगर ये कहना कि एक तरह से क्रिटिसिज्म की टुवर्ड्स एक इंटॉलरेंस है, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सच है। आज एक बहुत ही एग्रेसिव और एक बहुत ही पर्सनल और विशियस तरह का अटैक होता है जब कोई कुछ कहे तो उसको आप किस तरह से गिराएं, उसके आप कहेंगे फला का फैमिली का ये करेक्शन है। संगीत, ये पूछा जाता है जब हमारे सामान्य लोग लिखते हैं कि भाई पैसे लौटाए कि नहीं, सिर्फ कागज दे दिया कि नहीं, सिर्फ मौखिक कह दिया कि नहीं, तो जो मैं आऊंगी पाठक जी के पास, जो उन्होंने कहा कि दर्द ये होता है कि मखौल उड़ाया जाता है जब सामान कोई वापस करता है। सब किसी से जुड़े नहीं है, सबके अपने मन की अंतरात्मा, जो लेखक होता है संवेदनशील होता है। आप खुद एक लेखक है, आप जानते हैं, आप खुद एक कवि, आप जानते हैं कि जो संवेदनशीलता है वो आहत होती है। उसमें पूछना कि पैसे लौटाए कि नहीं, तो ये मखौली तो हुआ ना। निधि जी, काश यह अंदर की संवेदनशीलता के आधार पर इस प्रकार का प्रतिरोध होता तो देश इसको मान भी लेता।
मैं 2-3 बातें बहुत ब्रीफ में कहूंगा आपको। दरअसल ऐसा माहौल है नहीं, माहौल बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये मैन्युफैक्चर करने वाले, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि एक प्रकार के वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इसको फैलाया गया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा निधि कि आप 2014 में जो दिल्ली के चुनाव थे और अभी के बिहार के चुनाव में, उसमें दोनों में आप पैटर्न देख लीजिए। उस समय भी पूरे देश में माहौल बनाया गया कि जैसे पूरे चर्च पे अटैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट सुनिए। की बात गायब, और एकाएक वो गायब हो गया। हाँ। वो चीजें क्या थी? कोई छोटी सी घटना यदि चोरी भी हो गई हो चर्च में, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। ये तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि एक मिनट मैं मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। तीसरी बात, जो लोग इसमें शामिल हैं वो हेट मोदी ब्रिगेड के लोग ही हैं जिन्होंने लीड किया है। तीसरी बात, मुझे अपनी बात, जैसे मैं बोल रहा हूं, रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये कौन लोग हैं जो 2002 के बाद से मोदी के खिलाफ यहां ही नहीं कैम्ब्रिज तक जाकर के अपना प्रतिवेदन देते रहते हैं। कुछ भी यदि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होती है तो यहां से कैंपेन चलाया जाता है। यदि अमेरिका में प्रधानमंत्री जाते हैं, चौथी बात, इनका एक और भी दर्द है। जब से ये जितने भी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिष्ठान थे, पिछले 10 साल से उस पर काबिज थे और पिछले 60 साल से उन पर काबिज रहे हैं। अब जब ICHR से हटते हैं, ICSSR से हटते हैं, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलरशिप से हटते हैं, तो इनका दर्द उभर करके आ रहा है। तो ये कला संचेती वही लोग हैं जिनको कांग्रेस ने पैट्रनाइज किया, और लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने पैट्रनाइज किया। ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप है। ये दर्द वही है, दर्द इनका। 14 इंस्टीट्यूट्स हैं जो फिल्ड बाय की पोजीशंस बाय द मोदी गवर्नमेंट, तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने, कांग्रेस ने किया तो हम भी करेंगे। हाँ, नहीं, और पेट्रोनाइज किया हुआ। जो आपने पूछा था संगीत से, वो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जो संवेदनाओं वाला सवाल था उसको उन्होंने बड़े संवेदनशील तरीके से टाल दिया। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है, और वो बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए मेरी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मान लीजिए मैं जो हूँ मोदी विरोधी हूँ, तो क्या मुझे ये कहने का हक नहीं है? अगर मैं ये कहूं कि इस देश का प्रधानमंत्री सही या गलत हो सकता है, इस बात को कहने के लिए मेरे तर्क का विरोध कीजिए। आप मेरा ये मत कहिए कि मेरा आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन किसके साथ है। तो इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ कि आप सीधा सा पोलराइज करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, एक मिनट संगीत भाई, मैं थोड़ा सा बोल लूं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ है वो बुद्धिजीवी है, जो हमारे साथ है, हमारे साथ मतलब जो भाजपा के साथ है। और दूसरी बात ये कि एक डीप इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। ना तो संघ के पास कोई खास तरह के वैचारिक लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अपवाद हैं उसके। लेकिन क्या, जैसे मैंने कहा कि संघ का रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1978 वाला, जिसमें उन्होंने राइटर्स को, ऑथर्स को, पेंटर्स को प्रेज किया था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने की लोकतंत्र की अंतरात्मा को जगाए रखा। संघ को चाहिए कि वो अपने आर्काइव को दोबारा देखे। निधि बस एक छोटा सा ब्रीफ में, बस एक बहुत ब्रीफ में, मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई भी एक ऐसा इस देश में कोई भी राजनीतिक रहा हो जो इतना हेट कैंपेन जिसके खिलाफ चलाया गया हो, इतना ज्यादा हेट कैंपेन चलाया गया हो। और फिर भी गुजरात के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं किया संगीत, गया आप ये कैसे नहीं। मान लीजिए मैं विरोध करना चाहता हूं, आप इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। संगीत कौन माहौल, कौन तभी जिता के भी जाए सीटों के साथ। आप मुझे बता दीजिए। एक ब्रेक इसी पर आएंगे, इसी मसले पर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक प्राइम टाइम में, तब तुरंत लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ।